और कल के लेक्चर में हमने सेकेंड स्टेप डिस्कस किया, हाउ टू कन्वर्ट द केबल ओर इनटू ऑक्साइड। क्लियर? लास्ट क्लास में हमने ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, तो वहां पे हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग डिस्कस किया। कैल्सिनेशन इज द हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द रोस्टिंग इज द हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों के ही हमने कुछ कुछ एडवांटेज डिस्कस किए। गेटिंग माय पॉइंट, तो कॉमन एडवांटेज थे कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद सेकेंड एडवांटेज कि ओर जो है वो पोरस हो जाती है और उसका वर्किंग आसान हो जाता है। क्लियर? बट रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के दौरान होने के बाद भी कुछ इम्प्योरिटी जो है बच्चों वो ओर्स में रह जाती है। गेटिंग माय पॉइंट, कुछ इम्प्योरिटी जो है वो इनफ्यूजिबल होती है, जिनको मेल्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो राइट डाउन some impurities left in the ore some impurities left in the ore after roasting and calcination. रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होने के बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज ओर्स में बच जाती हैं। ये जो इम्प्योरिटी है इनकी स्पेशलिटी है बिकॉज दीज आर इनफ्यूजिबल। मतलब ये इम्प्योरिटी जो है बच्चों मेल्ट नहीं हो सकती। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इनको रिमूव करने के लिए हम एक एडिशनल सब्सटेंस डालेंगे ओर के अंदर, एंड दैट इज नोन एज फ्लक्स। क्लियर? तो व्हाट इज फ्लक्स? दैट इज द टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स वो सब्सटेंस है जो इस इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी में डाला जाता है ताकि जो इम्प्योरिटी है दैट अटेन द फ्यूजिबल कंपोजिशन, ताकि वो मेल्ट हो सके। ठीक है? तो व्हाट इज द फ्लक्स? it is the substance added to ore so that infusible mass converted to fusible mass and which is known as slag, SLAG, very important। तो जो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी थी उनके लिए आपने फ्लक्स डाला बच्चों। फ्लक्स ने उस इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी को फ्यूजिबल मास में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इम्प्योरिटी मेल्ट हो सकती है। तो हमने क्या किया, इनडायरेक्टली फ्लक्स को हमने गैंग पार्टिकल से रिएक्ट करवाया। दिस इज गैंग पार्टिकल। ये वाला जो गैंग था दैट वाज इनफ्यूजिबल मास। इनफ्यूजिबल मास का मतलब कांट मेल्ट, दिस कांट बी मेल्ट। तो इस फ्लक्स ने गैंग को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्लेग फॉर्मेशन। दिस इज स्लेग फॉर्मेशन। अब ये जो स्लेग है दिस इज फ्यूजिबल मास। तो याद रखना बच्चों, जो फ्यूजिबल मास होता है जिसको हम मेल्ट कर सकते हैं उससे ओर का प्रोसेसिंग आसान होता है। तो वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द इम्प्योरिटीज इनटू फ्यूजिबल मास। ठीक है? तो वैसे ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से रिमूव नहीं हुआ था, इसलिए हमने इसको फ्लक्स डाल के स्लेग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो स्लेग है, इस स्लेग के बनने से क्या फायदे होंगे? तो राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ स्लेग। स्लेग की प्रॉपर्टी देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, स्लेग इज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट देन ओर। ध्यान से देखेंगे, इट इज हैविंग slag have low melting point than ore। slag का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ओर से कम है। मान लो आपके पास एक ओर है, जब आप हीट करने जाओगे तो सबसे पहले मेल्ट कौन होगा? slag, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। सेकेंड, ये जो slag होती है बच्चों, दिस इज वेरी लाइट
एंड इट इज इमिसिबल विद द ओर। ये जो स्लेग फॉर्म होगी यदि ओर के साथ मिसिबल हुई तो फिर से वो ओर से ही स्टिक हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, स्लेग मस्ट बी इमिसिबल। तो सेकंड प्रॉपर्टी, द स्लेग इज लाइटर देन ओर, lighter than ore and immiscible with ore। ore के साथ ये मिक्स नहीं होती। थर्ड प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, ये जो स्लेग होता है बच्चों, दिस इज ऑलवेज अ न्यूट्रल कंपाउंड। दिस स्लेग इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। दिस स्लेग इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। तो देखो पहले ये इम्प्योरिटी रिमूव नहीं हो पा रही थी, हमने प्लग डाल के उसको स्लेग में कन्वर्ट किया। ये सारे करेक्टरिस्टिक स्लेग के हैं। ore, this is the ore, this is the ore in which the infusible mass is present. Just add the flux, it will form the slag। स्लेग बनी और स्लेग बनते ही आपने हीटिंग स्टार्ट कर दी। यू स्टार्टेड हीटिंग, क्लियर, यू स्टार्टेड हीटिंग। तो हीटिंग करने से क्या हुआ, जैसा मैंने बताया कि जो स्लेग है बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और ओर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो स्लेग पिघल जाएगी और ओर नहीं पिघलेगी। स्लेग विल मेल्ट बट ओर विल नॉट। ओर नहीं पिघलेगी। अब देखो दोनों में से लाइटर कौन है, तो स्लेग इज लाइटर वन। तो जैसे ये लाइटर है तो एकदम ऊपर आ जाएगी, इस लेयर से ऊपर आ जाएगी और यहाँ से हम स्लेग को रिमूव कर सकते हैं। दैट विल बी स्लेग एंड विच कंटेन्स इम्प्योरिटी। ठीक है। तो जो इनफ्यूजिबल मास है उनका हमेशा सेपरेशन स्लेग फॉर्मेशन से होता है। इसके लिए हमें फ्लक्स ऐड करना पड़ता है। नोट डाउन। फिर डिस्कस करते हैं फ्लक्स कितने टाइप का होता है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, स्लेग का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लाइट भी होती है, न्यूट्रल भी होती है, और जो स्लेग होती है दैट इज ऑल्सो फ्यूजिबल। इसीलिए तो हमने स्लेग बनाई थी, अदरवाइज स्लेग भी फ्यूजिबल नहीं हुई तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलिए, लिखा सभी ने। अब डिस्कस करते हैं कि फ्लक्स कितने प्रकार का होता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लक्स। बहुत लॉजिकल रिएक्शन है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। अब देखें किस तरह के फ्लक्स होते हैं। राइट डाउन टाइप्स ऑफ फ्लक्स। टाइप्स ऑफ फ्लक्स, तो बेसिकली दो तरह के फ्लक्स होते हैं। द वन इज एसिडिक एंड द अदर वन इज बेसिक। दिस इज एसिडिक फ्लक्स एंड द अदर काइंड इज बेसिक फ्लक्स। ध्यान से देखेंगे कब कब ये काम आएंगे। लेट सपोज आपकी जो इम्प्योरिटी है ओर के अंदर, इफ द इम्प्योरिटी इज ऑफ बेसिक नेचर, इम्प्योरिटी बेसिक हुई तो हम बाहर से एसिड डालेंगे बच्चों, ताकि वो एसिड बेसिक इम्प्योरिटी को न्यूट्रलाइज करे और स्लेग का फॉर्मेशन कर दे। तो इसका मतलब ऑपोजिट नेचर होना चाहिए। एसिडिक फ्लक्स कब काम में आएगा, इट इज यूज्ड व्हेन ore contains basic impurity। ore contain basic impurity, इसका मतलब बेसिक कब काम आएगा, जब एसिडिक इम्प्योरिटी होगी। दिस इज यूज्ड when ore contain acidic impurity। अब देखो इनके एग्जाम्पल देखें, तो एसिडिक फ्लक्स का एग्जाम्पल बच्चों P2O5 होता है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, SiO2 एक्सेट्रा। इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल ऑफ बेसिक फ्लक्स के अंदर जैसे CaO हो गया, MgO, Fe2O3 एक्सेट्रा।
तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ऑक्साइड है ये नॉन मेटल की ऑक्साइड है, इसीलिए इनका नेचर क्या होता है, एसिडिक। और ये जो ऑक्साइड है ये क्या है, ये मेटल की ऑक्साइड है, कैल्शियम की ऑक्साइड, मैग्नीशियम, आयरन। इसका मतलब इनका नेचर क्या होता है, बेसिक। क्लियर, ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि जो मेटल की ऑक्साइड होती है उसको साइड में लिख लें, इंपॉर्टेंट है। मेटल की जो ऑक्साइड होती है बच्चों उनका नेचर बेसिक होता है, और जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है इनका नेचर जो है वो एसिडिक होता है। तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। यदि एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया विच ऑफ फॉलोइंग इज एसिडिक फ्लक्स, तो जल्दी से नॉन मेटल वाला ऑप्शन पिक कर लो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखें कहाँ पे ये काम आता है। इन कॉपर और कॉपर के ओर में आयरन ऑक्साइड जो है वो इम्प्यूरिटी होती है। इन Cu और FeO इज इम्प्यूरिटी। कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेचर ऑफ FeO? इट विल बी एसिडिक और बेसिक। FeO का नेचर क्या होगा, इट इज एसिडिक और बेसिक। चेक द डेफिनेशन। एग्जैक्टली इट वुड बी बेसिक, क्योंकि Fe जो है दैट इज आयरन, और आयरन एक मेटल है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा, ठीक है। इसका मतलब इसको रिमूव करने के लिए अब की बार हमारी इम्प्यूरिटी बेसिक है, बेसिक इज व्हाट, दिस इज इम्प्यूरिटी। तो इसको रिमूव करने के लिए ऑटोमेटिक हमें एसिडिक फ्लक्स डालना पड़ेगा। तो यहाँ से एसिडिक फ्लक्स याद रखना बच्चों, ये SiO2 आएगा एज ए एसिडिक फ्लक्स, और यहाँ से रिएक्ट करके प्लेग बना देगा, एंड दैट प्लेग इज हैविंग कंपोजिशन FeSiO3, दिस इज प्लेग। पहले ये जो इम्प्यूरिटी थी हमारी FeO, दैट वाज इनफ्यूजिबल, but now this slag is fusible and it will come at the top and you can just remove out। ऊपर आ जाएगी, लाइट होती है, हल्की होती है तो एकदम ऊपर आ जाएगी और ऊपर से आप उसको रिमूव कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल देखें तो इन आयरन ओर, जो आयरन की ओर होती है बच्चों, लोहे की ओर, उसके अंदर SiO2 इम्प्योरिटी के तौर पे होती है। SiO2 इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी। अब इसका मतलब SiO2 यदि आपकी इम्प्योरिटी है तो व्हाट इज नेचर ऑफ SiO2? इसका नेचर क्या होगा, सिलिकॉन नॉन मेटल है और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा, तो इसका नेचर एसिडिक, दिस इज हैविंग एसिडिक नेचर। तो इसका मतलब हमें बाहर से कौन सा फ्लक्स डालना पड़ेगा, बेसिक फ्लक्स, कोई भी डाल सकते हैं। और मैक्सिमम केसेस में बच्चों CaO डालते हैं, लाइम डालते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम आयरन का मेटलर्जी करेंगे, जब आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि CaO क्यों डाला जाता है। तो यहाँ पे CaO एज ए बेसिक फ्लक्स ऐड करेंगे, बेसिक फ्लक्स, इट विल रिएक्ट। रिएक्शन बहुत ही आसान है, जस्ट ऐड ऑन, ऐड कर दो CaSi और 3 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, CaSiO3, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, स्लेग। स्लेग फ्यूजिबल है, लाइट भी है, इमिसिबल भी है, तो ये आसानी से अलग हो जाएगा। क्लियर? Cu is added to reduce, इससे पहले आपका कोई लाइन था क्या, लेट मी रीड यू आउट। Cu is added to reduce, Cu, हाँ Cu बेटा, Cu जो है वो कॉपर के ओर में हमने रोस्टिंग करवा लिया है, क्लियर, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करवा लिया है। तो ये जो कॉपर है ये कॉपर नहीं है, ये कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में है, क्लियर। और ये जो आयरन है ये भी आयरन नहीं है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड, क्योंकि ये प्रोसेसिंग फ्लक्स का जो फॉर्मेशन है हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करवाने के बाद कर रहे हैं, तो सारी और जो है वो अपनी रेस्पेक्टिव ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लियर। और उसके बाद लेग तो हटा देंगे, अब आगे की प्रोसेसिंग जारी रखेंगे। जैसे जो आयरन की ओर है, आयरन की ऑक्साइड में है, लेग हट गई, अब आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करें। देन नेक्स्ट वन, राइट डाउन, third step we are going to start, that is reduction of
रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो अभी तक हमने 2 स्टेप डिस्कस किए। सबसे पहले हमने ओर का साइज रिड्यूस करके कॉन्सेंट्रेट किया उसको, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के बाद हमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की हेल्प से ओर के ऑक्साइड प्रिपेयर किए। अब तीसरे स्टेप में हमें ऑक्साइड से कुछ लेना देना नहीं है, हमें चाहिए मेटल, क्लियर। तो हम ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल में ले जाएंगे, वो मेटल इम्प्योर होगा, तो सबसे लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिफाइनिंग, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। अब देखो रिडक्शन, एक बार ब्रीफ ओवरव्यू देखें तो कौन कौन से रिडक्शन हमें देखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिडक्शन बाय हीट, रिडक्शन बाय हीट। इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है बच्चों, दिस इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। जब हम हीट देके रिड्यूस करेंगे, ऑक्साइड को गर्म करेंगे, हाई टेम्परेचर देके उसको रिड्यूस कर देंगे, इसको बोला जाता है पायरोमेटलर्जी। देन नेक्स्ट देखेंगे बच्चों रिडक्शन विथ कार्बन, रिडक्शन बाय कार्बन। जब हम कार्बन से रिडक्शन करेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग, दिस इज नोन एज व्हाट, स्मेल्टिंग। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन को सेल्फ रिडक्शन भी बोलते हैं। सेल्फ रिडक्शन मतलब और खुद से ही रिड्यूस हो जाएगी। जैसे पायरोमेटलर्जी में आपने हीट से रिड्यूस किया, स्मेल्टिंग के अंदर कार्बन डाला, बट ऑटो रिडक्शन का मतलब और अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिडक्शन विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, क्लियर। चौथा रिडक्शन, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना ऑक्सीडेशन करते हैं, तो दूसरों का रिडक्शन करेंगे। एंड द लास्ट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी डाल के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। So that we have to cover one by one, इसको नोट करें फिर स्टार्ट करते हैं। देखा सभी ने, चलिए तो थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस मेटल को पायरोमेटलर्जी से रिड्यूस करना है, किस मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिकली रिड्यूस करना है, तो उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो पहले ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज का। तो ये डिपेंड करेगा बच्चों मेटल की रिएक्टिविटी, कि मेटल को किस तरह रिड्यूस किया जाएगा। यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शन, बट डिपेंडिंग ऑन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल वी हैव टू चूज द। देखें, जैसे आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी है और चैप्टर 3 में भी हमने डिस्कस की थी। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको हमने एक ट्रिक से भी बताई थी। व्हाट वाज दैट ट्रिक, दैट वाज पीएसबीसी। कुछ इस तरह से हमने ट्रिक बनाई थी, पीएसबीसी मजिंटल चाप। याद है कि भूल गए, पीएसबीसी मजिंटल चाप अपने किसी और ट्रिक से भी याद की होगी। देखो पीएसबीसी का मतलब पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम। मजिंटल का मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
जिंक, आयरन, निकल, टिन और लेड। उसके बाद चाप का मतलब कॉपर, मर्क्यूरी, एजी सिल्वर, एयू गोल्ड एंड पी प्लेटिनम। देन दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पीएसबीसी, इनमें भी सबसे ज्यादा पोटेशियम, उसके बाद रिएक्टिविटी सोडियम की, फिर बेरियम की, कैल्शियम की, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम की थोड़ी कम है, इसके बाद एल्यूमिनियम की और भी कम है। इस तरह से रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। फिर सबसे ज्यादा पीएच बेस रिएक्टिव है, फिर मजिंटल है, उसके बाद चाप। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, मजिंटल के बाद हाइड्रोजन आता है। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम तक, कहाँ से कहाँ तक आप इसको रफली बनाएं, अपने रेफरेंस के लिए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर कि पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। क्लियर, इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पास करके रिड्यूस कर सकते हैं। तो दीज आर द मेटल विच कैन बी रिड्यूस इलेक्ट्रोलाइटिकली। यहाँ पे हम क्या काम में ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, रफ रफ आइडिया होना चाहिए, एक एक रटने की जरूरत नहीं, रफ आइडिया। ठीक है, तो देखो इसके बाद जिंक से लेके लेड तक बात करें, जिंक, आयरन, निकल, टिन और लेड, ये कार्बन रिडक्शन से होंगे बच्चे, मतलब स्मेल्टिंग। दूसरा वाला क्या लिखा था हमने, दैट इज कार्बन रिडक्शन। इनमें हम कार्बन की मदद से इनको रिड्यूस कर सकते हैं। देन अब नेक्स्ट देखें, ये जो चाप है, ये जो चाप है, इस चाप को किससे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लास्ट के 3 एलिमेंट लें, इनको हम पायरोमेटलर्जी से रिड्यूस कर सकते हैं। पायरोमेटलर्जी मतलब बाई हीट इनको हीट तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 केसेस, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर, विच वन, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर, इन 3 को हम सेल्फ रिडक्शन से ही काम चला सकते हैं। दिस इज सेल्फ और ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन, तो एक तरह से ये टॉपिक यहीं पे कवर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। तो जो भी मेटल थे, जो भी कॉमन मेटल है, इनका सभी का हमने देख लिया कि किस मेटल को किस मेथड से रिड्यूस करना है। तो हमने देखा कि पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक ये ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक से करेंगे। जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, जैसे जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, इनको हम कार्बन रिडक्शन से करेंगे। 3 मेटल कौन कौन से, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर, इनको हम सेल्फ रिडक्शन से करेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट वन पायरोमेटलर्जी, ये जो है ये हम इसको हटा दो ऊपर से, ये कॉपर और मर्क्यूरी होता है। ठीक है, तो एजी और एयू और पीटी, इन तीनों को हम पायरोमेटलर्जी से रिड्यूस करने वाले हैं। डन, तो इसको याद रखें। अब देखो वन बाय वन प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले लिखें रिडक्शन बाय हीट, रिडक्शन बाय हीट। हीटिंग रिडक्शन में इसको हम नाम देंगे पायरोमेटलर्जी। दिस इज पायरोमेटलर्जी। ठीक है, तो देखे ध्यान से कि जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आएंगे, जैसे एजी, एयू और मर्क्यूरी, इनके ऑक्साइड्स अनस्टेबल होंगे। देयर ऑक्साइड्स आर थर्मली अनस्टेबल and they can be reduced by the application of heat, and this is the pyrometallurgy. Clear? जैसे हमने मर्क्यूरी का ऑक्साइड लिया HgO, काफी कम रिएक्टिव है, देखो सबसे नीचे लिस्ट में आ रहा है, तो ये अनस्टेबल होगा। इसको जैसे ही आप हीट दोगे तो ये मर्क्यूरी में रिड्यूस हो जाएगा और ऑक्सीजन छोड़ देगा। इट विल रिलीज ऑक्सीजन एंड विल सेल्फ reduces to mercury. In the same manner, यदि आपके पास सिल्वर की ऑक्साइड है, it is also unstable. When you heat it, it will automatically reduces to silver
and will release oxygen. Clear? So write down what is pyrometallurgy. इसको लिखें. The oxide of metal, with low reactivity, the oxides of metal with low reactivity are generally unstable. The oxides of metal with low reactivity are generally unstable, which can be reduced by the application of heat, and this is known as pyrometallurgy. ठीक है. तो इसका मतलब पायरोमेटलर्जी हमने किन किन मेटल के लिए काम में लिया? मरकरी के लिए, सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए, एक्सेट्रा. इसको नोट करें. फिर सेकंड स्टार्ट करते हैं, कार्बन रिडक्शन. लिखा सभी ने? HGO और Ag2 ये काफी कॉमन एग्जांपल है. देखें कार्बन रिडक्शन, स्मेल्टिंग. Write down second type of reduction is reduction with carbon. याद रखना बच्चों, ये जो स्मेल्टिंग है ये काफी हाई प्रोसेस पे होती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? तो राइट डाउन व्हाट इज स्मेल्टिंग. If the metal oxide is reduced by carbon at high temperature, this is known as smelting. यदि आपकी मेटल ऑक्साइड जो है वो कार्बन की मदद से रिड्यूस हुई है और हाई टेम्परेचर पे, तो उसको बोला जाएगा स्मेल्टिंग प्रोसेस. अब देखो कैसे ये प्रोसीड आउट होगा. जैसे आपकी मेटल ऑक्साइड है, लेट्स सपोज कंसिडर अ मेटल ऑक्साइड, और इसके अंदर हमने कार्बन डाला है कोयले की फॉर्म में, दैट इज कोक. सो मेटल ऑक्साइड प्लस कोक विल फॉर्म मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. ये रिएक्शन होगी बच्चे. दैट इज द बेसिक रिएक्शन. इसका मतलब कार्बन खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया. कार्बन खुद कैसे ऑक्सीडाइज हो गया? कार्बन से एक ऑक्सीजन गेन करके ये ऑक्सीडेशन हो गया. बट मेटल का क्या कर दिया बच्चों? मेटल ऑक्साइड से मेटल का कर दिया रिडक्शन. क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे कार्बन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों का रिडक्शन कर रहा है और खुद का ऑक्सीडेशन. तो इन दिस स्मेल्टिंग, दिस कोक, carbon is reducing agent. इसको अच्छे से याद रखना है. ठीक है. अब देखो रिएक्शन क्या होगी. जैसे हमने जिंक ऑक्साइड लिया, कार्बन डाल दिया, लेड ऑक्साइड लिया, कार्बन डाल दिया, SnO2 टिन का ऑक्साइड लेके कार्बन ऐड कर दिया. Some more examples are there, just like nickel and copper. निकल का ऑक्साइड लेके कार्बन से रिडक्शन, कॉपर का ऑक्साइड लेके कार्बन से रिडक्शन. तो दिस इज द जनरल रिएक्शन. ये वाली सबसे जनरल है बच्चे. मेटल का ऑक्साइड, कार्बन, मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. तो देखो ये मेटल का ऑक्साइड है और ये कार्बन है. जस्ट कन्वर्ट दिस ZnO into जिंक एंड कन्वर्ट दिस कार्बन into CO. तो ये आपको जिंक जो है वो रिड्यूस्ड स्टेट में मिल गया. This oxide is reduced to zinc. In the same way,
PbO प्लस कार्बन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जहां कहीं भी कार्बन दिखे उस मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा के CO में कन्वर्ट कर देना। क्लियर? तो दिस PbO प्लस C, Pb प्लस Cu, SnO2 प्लस C, Sn प्लस Cu, NiO प्लस C, Ni प्लस Cu, CuO प्लस C, दिस इज Cu प्लस Cu। तो देखो, इस तरह के मेटल को हम कार्बन रिडक्शन से रिड्यूस कर सकते हैं। किसको? जिंक हुआ, लेड, टिन, निकल और कॉपर। अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज में चेक किया था, जो मॉडरेटली रिएक्टिव थे, जो सीरीज के बीचों बीच थे, उनके लिए हमने कार्बन रिडक्शन जो है वो सजेस्ट किया था, एंड दैट वी आर चेकिंग हियर। यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्लियर? एक और रिएक्शन है बच्चों, एक और रिएक्शन है कि आयरन की जो ऑक्साइड होती है Fe2O3 लो या फिर Fe3O4 लो। ध्यान से देखिए, आयरन की ऑक्साइड चाहे हम हेमेटाइट लें या फिर मैग्नेटाइट लें, इनमें कार्बन से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हियर वी विल प्रिफर CO इंस्टेड ऑफ कार्बन। ये जो CO है ये भी रिड्यूसिंग है। तो याद रखना बच्चों, coke and coal are same. See, these are the allotropes, beta. These are the allotropes of carbon. Yes, we can say here in this reference they are same. Clear? Both are containing carbon. दोनों का रिलेशन कार्बन से है। उसके बाद इनके अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे आपने याद होगा कि कार्बन का ये ग्राउंड स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट है, इसका फिर क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, अमोर्फस एलोट्रोप। क्रिस्टलाइन में आपने याद किया होगा कि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलब्रिन। अमोर्फस एलोट्रोप ने आपने याद किया होगा पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। चलिए, तो जैसा हमने देखा, आयरन का रिडक्शन आप कार्बन मोनोऑक्साइड से करवा सकते हैं। It will form CO2, it will form Fe plus CO2 like that. Clear? So that is all about reduction with carbon. तो यहाँ पे एक और बात हमने सीखी कि कार्बन दूसरों का रिडक्शन करके खुद किस में चला जाएगा? CO में। बट कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरों का रिडक्शन करके खुद किस में जाएगा? CO2 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कार्बन तो CO में कन्वर्ट होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। इसको भी आप याद रखें। क्लियर? अब एक नोट लिखें, राइट डाउन वन नोट। व्हाट इज दैट नोट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है नोट? समझना ध्यान से कि जो कार्बन है, कार्बन ने मॉडरेटली रिएक्टिव का तो रिडक्शन कर दिया बच्चों, बट कार्बन एस ब्लॉक के एलिमेंट का रिडक्शन नहीं कर सकता। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका रीजन क्या होगा? जब कार्बन एस ब्लॉक की ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कार्बन जो है वो उनको मेटल में कन्वर्ट नहीं करेगा, कार्बाइड्स बना देगा। गेटिंग माय पॉइंट? हम क्या चाह रहे हैं कि रिडक्शन से हमें मेटल मिले। वी वांट मेटल आफ्टर रिडक्शन। बट जब एस ब्लॉक की ऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो आपको मेटल नहीं मिलके कार्बाइड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसमें यदि आपने कार्बन डाल के हीट किया है, इट विल नॉट फॉर्म कैल्शियम मेटल, इट विल फॉर्म CaCO2, इट विल फॉर्म CaC2। तो देखो ये नया कंपाउंड बन गया। क्लियर? तो ये वही वाली बात हुई, आसमान से टपका और खजूर पे अटका। तो ऑक्साइड को हम मेटल में ले जाना चाहते थे और बन गया कार्बाइड, इट इज कैल्शियम कार्बाइड। इसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होती है, उसके लिए भी हम कार्बन रिडक्शन काम में नहीं ले सकते। एल्युमिनियम क्या करेगा? ये भी अपनी कार्बाइड बना देगा। Al2O3 प्लस कार्बन विल फॉर्म Al4C3 प्लस CO। तो ये भी कार्बाइड बना दिया। क्लियर? तो राइट डाउन द S block
oxide, the S-block oxide can't be reduced. S-block oxide can't be reduced with the help of coke. The S-block oxide can't be reduced with the help of coke because they form carbide. Because they form carbide. लिखा सभी ने? तो ये था बच्चों कार्बन रिडक्शन। तो कार्बन रिडक्शन में क्या क्या बातें याद रखनी है? एक तो ये बेसिक रिएक्शन, दूसरा इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, एंड लास्ट जो हमने देखा कि हाई रिएक्टिविटी के साथ यदि कार्बन की रिएक्शन करवा दी तो आपको मेटल नहीं मिलके मेटल के कार्बाइड्स मिल जाएंगे, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट फेवरेबल। वी वांट मेटल आफ्टर रिडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है जो नीट में थोड़ा सा कम पूछा जाता है बट जेईई में क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं, हालांकि नीट में भी आ सकते हैं इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन एलिंगम डायग्राम। दिस इज एलिंगम डायग्राम। 2018 या 17 में इससे एक क्वेश्चन था जेईई में। व्हाट इज एलिंगम डायग्राम? बहुत आसान सा है, देखिए क्या होता है। बेसिकली सर कॉपर की, बेटा हाँ कॉपर की ऑटो रिडक्शन होगी और कॉपर के केस में हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी करते हैं, ठीक है? कॉपर की, मर्क्यूरी की और कॉपर, मर्क्यूरी एंड लेड, इन तीनों का ऑटो रिडक्शन। लेट मी रीड, इफ देयर एनी अदर डाउट। एक्चुअली द केस डिसअपीयर्स आफ्टर 5 सेकंड, ठीक है? तो कॉपर का ऑटो रिडक्शन होगा एग्जैक्टली बेटा, कॉपर के केस में और लेड के केस में और मर्क्यूरी के केस में, ये 3 6 है, इनके केस में ऑटो रिडक्शन, ठीक है? तो देखो एलिंगम डायग्राम क्या है, व्हाट इज दिस? इट इज द ग्राफ ऑफ डेल्टा जीएफ वर्सेस टेम्परेचर। व्हाट इज एलिंगम डायग्राम? किसी भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन का गिब्स फ्री एनर्जी और उसका ग्राफ टेम्परेचर के साथ। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज दिस? इट इज द ग्राफ ऑफ gives free energy of formation, gives free energy of formation of metal oxide versus temperature gives free energy चेंज होता है, ठीक है? देखिए ध्यान से, किसका ग्राफ है? gives free energy of formation of metal oxide versus temperature, ठीक है? तो आपको याद होगा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है तो उससे हम फिजिबिलिटी पता कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी हम गिब्स फ्री एनर्जी से पता कर सकते हैं। जैसे डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव और डेल्टा जी जीरो। डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, सेल्फ अकरिंग प्रोसेस। व्हाट इज डेल्टा जी नेगेटिव? दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका मतलब प्रोसेस जो है वो बहुत ही आसानी से अपने आप ही हो जाएगा, मतलब फिजिबल है एक तरह से। स्पॉन्टेनियस को आप फिजिबल से रिप्लेस कर सकते हो, द प्रोसेस इज फिजिबल। यदि डेल्टा जी नेगेटिव आया तो प्रोसेस फिजिबल होगा। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो का मतलब यदि पॉजिटिव है तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नॉट फिजिबल अंडर गिवन कंडीशन, जो दी गई कंडीशन है उनमें प्रोसेस होगा ही नहीं। एंड लास्ट केस डेल्टा जी जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम है।
डेल्टा जी जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो हम 3 कंपाउंड के लिए एलिंगम डायग्राम बनाते हैं, क्लियर, और उससे कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द एलिंगम डायग्राम, ध्यान से देखें, दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन एंड दिस इज टेम्परेचर, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन एंड नीचे वाली एक्सिस पे टेम्परेचर। तो 3 डायग्राम कुछ ऐसे इस तरह से बनेंगे। दिस इज 710 डिग्री सेल्सियस, 710 डिग्री सेल्सियस। ये डायग्राम आप नीचे बनाओ ओरिजिन। ठीक है, ये वाली कौन सी रिएक्शन है? दिस इज कन्वर्जन ऑफ सी टू सीओ। ये वाली इस लाइन की जो रिएक्शन है, दिस इज सी टू सीओ कन्वर्जन। दिस रिएक्शन इज सीओ टू सीओ टू, सीओ से लेके सीओ टू तक, और ये वाली लाइन है सी से सीओ टू कन्वर्जन। देन अब ध्यान से देखो, ये जो डेल्टा जी का वैल्यू है, दिस इज गोइंग टू बी जीरो। यहाँ पे क्या है? जीरो है। फ्लैट लाइन पे अच्छे से समझना बहुत सिंपल है। इस फ्लैट लाइन पे गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो यदि मैं एट टेम्परेचर लेस देन 710 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि टेम्परेचर 710 से कम है, 710 इससे कम मतलब इस तरफ, ये वाली साइड, दिस इज टेम्परेचर लेस देन 710, ठीक है। तो इस केस में बताओ कि किसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव है? ये तो जीरो वाला है, इसको तो साइड में कर दो, और ये सी से सीओ ये पॉजिटिव वाला है बच्चों, दिख रहा है? जीरो से ऊपर मतलब पॉजिटिव, और जीरो से नीचे कौन है? सीओ से सीओ टू, क्लियर। इसका मतलब सीओ से सीओ टू में जाना फिजिबल है, बट सी से सीओ में जाना फिजिबल नहीं है। यदि 710 डिग्री से कम है तो सी से सीओ जाना फिजिबल नहीं होगा। कारण क्या है? इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बट सीओ से सीओ टू में जाना, सीओ टू से सीओ से सीओ टू में जाना फिजिबल है, क्योंकि इसका डेल्टा जी क्या है बच्चों? नेगेटिव, क्लियर। अब यदि आपसे पूछा जाए कि if the temperature is less than 710 degree Celsius, which is better reducing, कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग है, सी है या सीओ है? सोचो अच्छे से। यदि आपको बोला जाए कि 710 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे विच इज बेटर रिड्यूसिंग, सी और सीओ? वेरी गुड, सीओ इज करेक्ट आंसर, सीओ इज करेक्ट, क्योंकि सीओ से सीओ टू में जाना पॉसिबल है। 710 से कम, इसका ही तो डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन तो हो सकती है। यदि ये रिएक्शन हो सकती है तो सीओ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन एट लो टेम्परेचर, at temperature less than 700 degrees Celsius, CO is better reducing agent, CO is better reducing agent than C. CO अच्छा है कार्बन से, ठीक है। यदि यही बात मैं 710 से ज्यादा पे करता हूँ, if the temperature is greater than 700 degree Celsius, इस तरफ, this is temperature greater than 710 degree Celsius, डन। अब बताओ कौन सी रिएक्शन फिजिबल है और कौन सी नहीं? सी से सीओ जाना या सीओ से सीओ टू जाना? चेक इट, विच इज फिजिबल, दिस वन, क्योंकि इस बार डेल्टा जी नेगेटिव किसका है? सी से सीओ का, क्लियर। और सीओ से सीओ टू का ऊपर चला गया लाइन, गेटिंग माय पॉइंट? सीओ से सीओ टू का ऊपर चला गया, इसका मतलब इसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, तो ये रिएक्शन तो अब होने से रही। दैट मीन सी टू सीओ इसके लिए नेगेटिव है, दिस इज
feasible as delta G is negative. COC CO2 is not feasible as delta G is going to be positive. ठीक है, तो अब बताओ कि 710 डिग्री से ज्यादा पे if the temperature is more than 710 degrees Celsius, which is better reducing, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड? एग्जैक्टली, कार्बन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? यदि टेम्परेचर 710 से ज्यादा होगा तो कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा CO से। तो इसको नोट करें, if temperature is greater than 710, he is better reducing than CO। इसको नोट करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें कोई डाउट? इसके बाद में अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, स्क्रीन को इसके बाद क्वेश्चन देते हैं। जो क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था उसी टाइप का था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यदि ये ग्राफ अच्छे से समझा है तो वो क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा। चलिए, तो एलिंगम डायग्राम से हमें ये पता चल गया कि ऑक्साइड स्टेबल है या नहीं। क्लियर? एलिंगम डायग्राम से हमें ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का पता चलता है। देखो ध्यान से, जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं है, बट इसको भी सीखें आप। ये एक लाइन है Ag2O के लिए, ये एक लाइन है HgO के लिए, ये एक लाइन है ZnO के लिए। यदि मैं आपको बोलूं कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, तो क्या आंसर होगा? कौन सा ऑक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा? ये सबसे पहले वाली मैंने Ag2O बनाई है बच्चों, दूसरी वाली है HgO, तीसरी वाली है ZnO। तो देखो ZnO के केस में सबसे नीचे लाइन है, देख पा रहे हैं सभी? यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी 0 है और सबसे नीचे कौन है? ZnO। इसका मतलब ZnO जो है, ZnO के लिए गिब्स फ्री एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव है। दैट मीन्स ZnO इज द मोस्ट स्टेबल। गेटिंग माय पॉइंट? ये गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक का ऑक्साइड बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी रिलीज होगा, ज्यादा से ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और जितना डेल्टा जी नेगेटिव होगा उतना प्रोसेस फिजिबल होगा, उतना आसानी से ऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल है मर्क्यूरी से, और मर्क्यूरी वाला ज्यादा स्टेबल है सिल्वर के ऑक्साइड से। क्लियर? इसका मतलब एग्जैक्टली ZnO HgO Ag2O। इसका मतलब जो Ag2O है वो लीस्ट स्टेबल है। इसी कारण Ag2O को आप हीट दे दो तो भी सिल्वर रिड्यूस हो जाता है। इसी कारण से ये जो सिल्वर है बच्चों, ये पायरोमेटलर्जी से रिड्यूस हो सकता है। याद करो, हमने सिल्वर के लिए पायरोमेटलर्जी करवाई, मर्क्यूरी भी रिड्यूस हो जाएगा Hg+O2 में। बट जब आप जिंक को हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड से जिंक नहीं बनेगा। इसका रीजन क्या हो गया? क्योंकि जिंक ऑक्साइड स्टेबल है। क्लियर? तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लो ताकि आपको याद रहेगा। राइट डाउन नोट, more negative delta GF, more will be the stability of oxide. More will be stability of oxide. जितना ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा आपका ऑक्साइड।
यदि इसके नीचे कोई और होता वो उनसे भी ज्यादा स्टेबल होता। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो जल्दी से, डेल्टा जी फॉर्मेशन है, टेम्परेचर है, थोड़ा सा इस तरह से है, ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, ऊपर वाला कर्व एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है, नीचे वाला कर्व मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। आपको बताना है कौन सी रिएक्शन होगी, विच रिएक्शन विल अकर और हैपन। पहली है Al2O3 plus Mg at T1 temperature, Al plus MgO। दूसरी है MgO plus Al at T1 temperature, Mg plus Al2O3। एक बार क्वेश्चन लिखें फिर डिस्कस करेंगे। Al2O3 plus Mg T2 टेम्परेचर पे, Al plus MgO। चौथी है MgO plus Al T2 टेम्परेचर पे, Al2O3 plus Mg। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज द प्योर एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम। फाइन। आपको ये फ्री एनर्जी गिवन है दो ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की, T1 और T2 टेम्परेचर पे। आपको बतानी है कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन को करने से पहले क्या आप बता सकते हो T1 टेम्परेचर पे कौन ज्यादा स्टेबल है, Al2O3 या फिर MgO? Tell me, at T1 temperature which is more stable? Very good. MgO का कर्व नीचे है, MgO का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है तो MgO ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। एट T2 टेम्परेचर, T2 देखो, T2 पे कौन स्टेबल है, MgO या फिर Al2O3? एट T2 विच इज मोर स्टेबल, देखो T2 टेम्परेचर ये है, इस बार Al2O3 नीचे आ गया, MgO ऊपर चला गया, इसका मतलब MgO कम स्टेबल है Al2O3 से, लाइक दैट। ठीक है। अब आओ रिएक्शन पे। यदि ये पता चल गया तो रिएक्शन तो 2 सेकंड में हो जाएगी। T1 टेम्परेचर पे कौन स्टेबल है, MgO। यदि MgO ज्यादा स्टेबल है तो बनेगा। क्लियर। T1 टेम्परेचर पे क्या Al2O3 ज्यादा स्टेबल है, नहीं है तो नहीं बनेगा। अच्छा इसी तरह से तीसरा वाला बताओ, होगा कि नहीं। T2 टेम्परेचर पे, at T2 temperature Al2O3 is more stable, so third will happen or not? Not। ठीक है, क्योंकि थर्ड में MgO बन रहा है, MgO थोड़ी स्टेबल है। T2 टेम्परेचर पे तो Al2O3 ज्यादा स्टेबल है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। मैग्नीशियम कैन नॉट रिड्यूस एल्यूमिनियम। लास्ट वाला, T2 टेम्परेचर पे Al2O3 स्टेबल है, तो ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करके एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बना देगा। क्लियर। और डिटो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, उसको नोट करें, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद जो सेल्फ रिडक्शन है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लेक्चर में कोई डाउट, एनी डाउट इस डायग्राम में या फिर इस क्वेश्चन में, एनी वन? You can ask your doubt now. देखा सभी ने? एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे। विल गेट। एनसीईआरटी में तो बहुत सारी ऑक्साइड के एक साथ दे रखे हैं, तो आपको
काफी कॉम्प्लेक्स कर्व एक एनसीईआरटी में मिलेगा, तो उसमें तो कम से कम 10 से 12 ऑक्साइड के इस तरह से गिवन। देखा सभी ने? चलिए थैंक यू। लेक्चर को एक बार फिर से देखें और कहीं भी डाउट आए तो लेट मी। यस सर, आपका डाउट था बेटा? ठीक है, थैंक यू। हैव अ नाइस